करके, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, जो लोग डेली देखते हैं पढ़ते हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम अलग अलग दिन अलग अलग सेशंस में डिस्कशन करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे हिंदी पेडागोजी आपको आज ही मिल जाएगा जो सेट था, और जो नोट्स की आप तलाश में हैं कुछ दिन रुक जाइए, सारे नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो एक चीज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, बट हाँ इस बार पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है पेपर में, तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज से खेला है इन्होंने, और पेडागोजी में लैंग्वेज से खेला जा सकता है। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है डेवलपमेंट इज, यानी विकास है। तो विकास क्या है भाई? विकास यूनिडायमेंशनल है, यूनिडायरेक्शनल है, मॉडिफिएबल है, या टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड है? आप बताएंगे क्या करके, पोल में जवाब दे करके, है ना। सभी आ गए हैं ना, आज ऐसे करवा चौथ वगैरह सेलिब्रेट हो गया, अब दशहरा वशहरा जा चुका है, दिवाली आएगी, तब तक तो पढ़ लो कम से कम। अभी एक हफ्ते जम के पढ़ाई करो, फिर दिवाली सेलिब्रेट कर लेना 1-2 दिन, देखिएगा उसमें भी पढ़ लेना 1-2 घंटे समय मिले तो, बट छुट्टियां ही होंगी उस टाइम। विकास डैश है, यूनिडायमेंशनल है, एक आयामी विकास नहीं हो सकता। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, कितने सारे आयाम हैं विकास के, है ना। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, एक आयामी नहीं है, ये आप याद रखेंगे, ठीक, बेसिक बात है। आंसर होगा यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है, यूनि का मतलब है सिंगल, सिंगल डायरेक्शन नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल है, तो ये भी बहुदिशाई है। मॉडिफिएबल है, ये बात हमने डिस्कस की हुई है पहले कि डेवलपमेंट में बदलाव किया जा सकता है, रिवर्सिबल नहीं है। और मॉडिफिएबल होना और रिवर्सिबल होना दो अलग बातें हैं। रिवर्सिबल होता है प्रतिवर्ती, कि कल आप जवान थे आज आप बच्चे बन जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हाँ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो चीजें आपको कल आती थी आप उनसे बेहतर सीख सकते हैं। मॉडिफिकेशन की संभावना होती है, विकास में बदलाव की संभावना होती है, ठीक है ना राजा, क्लियर है बात। टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, सिर्फ जीन्स से प्रोग्राम्ड होगा नहीं हम भैया। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल का, प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का नहीं। और कोई 50-50% का समीकरण नहीं होता इनका, इक्वेशन कोई 50-50% की नहीं है। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होगी, किसी में एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट होगा। खैर सी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स और हेरिडिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, यानी किसको आनुवंशिकता पूरी तरह से पहले ही निर्धारित कर देती है। 4 ऑप्शंस में से मित्रों का चयन, तो ये तो आप आनुवंशिकता थोड़ी, ये तो आपकी हरकतें डिसाइड करती हैं कि आप कैसे दोस्तों में आपका इंटरेस्ट कैसा है। ये हेरिडिटी थोड़ी ना डिसाइड करेगी, ये तो माहौल डिसाइड करेगा, ये तो एनवायरमेंट डिसाइड करेगा, ये तो नर्चर जिसको हम पोषण कह रहे हैं एनवायरमेंट का दूसरा नाम, वो डिसाइड करेगा। आंखों का रंग ये हेरिडिटी से निर्धारित होगा, ये आपके जेनेटिक्स से निर्धारित होगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपको लेंस लगाना पड़ेगा अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, शादी में जाना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं किसी को, तो आप लेंसेज लगाएंगे कलर चेंज करने के लिए। स्वाभाविक रूप से कलर फिक्स्ड है, क्योंकि हेरिडिटी स्टैटिक होती है। हेरिडिटी यानी जो जेनेटिक्स है वो क्या है, स्टैटिक है, स्थिर है, इनमें परिवर्तन संभव नहीं है कि अपनी मर्जी से मन किया आज ये वाले बाल पसंद नहीं आ रहे, फिर तो आप मम्मी पापा भी चेंज कर देंगे कल, है ना। खैर देखिएगा, कलर ऑफ द आईज, तो ये जेनेटिक्स से हेरिडिटी से निर्धारित हो जाता है। जो कलर ऑफ योर हेयर या हेयर का टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी आंखों का रंग, इवन आपकी आवाज भी कुछ हद तक, तो ये सब चीजें क्या है, आपकी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से ज्यादा। एकेडमिक सक्सेस, चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, तो ये सब एनवायरमेंट से प्रभावित है, जैसा एनवायरमेंट होगा वैसी चीजें होंगी। इंटरेस्ट इन स्टडीज, इसका भी एनवायरमेंट में इसमें भी एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट, अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाता है तो उस सब्जेक्ट में आपको मजा आने लगता है, जो सब्जेक्ट कल तक आपको समझ नहीं आता था। तो ये इंटरेस्ट जो है शिक्षा में, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, जबकि आंखों का रंग इनहेरिटेड है, विरासत में मिला है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, Dash refers to the learning that children undergo when they enter social institutions such as school। अभी 1-2 दिन पहले या लास्ट वीक ही हमने सोशलाइजेशन टॉपिक किया है। बताइएगा, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। मतलब जब वो परिवार में जन्म लेकर के सीख रहे हैं,
है ना, इन्फेंसी से अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करेंगे तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाएगा, दुनिया में निकलना शुरू करेंगे, जैसे ही बाकी संस्थाओं से जुड़ना शुरू करेंगे तो इसको हम द्वितीयक सामाजिकरण कहते हैं। ये मैचुरेशन पैसिव सोशलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो स्कूल में, ठीक है। एक बार को आप पब्लिक लाइब्रेरी में चुपचाप से साइड में बैठ करके पढ़ रहे हो, वहां पैसिव सोशलाइजेशन होगा, स्कूल में तो आप एक्टिव होते हो, एक्टिविटी करते हो, ठीक है ना। प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली से होगा। तो सही उत्तर क्या है, डी ऑप्शन, गौड़ सामाजिकरण या द्वितीयक सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आज स्पीड अच्छी रहेगी, इजी से क्वेश्चंस हैं, बच्चे क्वेश्चंस हैं, लड्डू क्वेश्चंस हैं अगर मैं कहूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कोहलबर्ग की थियरी, इन कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी स्टेज 3 कितनी स्टेजेस हैं टोटल, 6, लेवल कितने हैं, 3, लेवल 2 स्टेज 3 कन्वेंशनल मॉरलिटी, पारंपरिक नैतिकता। नैतिकता क्या है, जो हमें सही और गलत के विषय में बताए, उसको हम नैतिकता कहते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत जो हमें सही और गलत के लिए गाइड करते हैं, वो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। तो स्टेज 3 लेवल 2 ये दिमाग में बैठा लीजिए। जब हम लेवल 1 स्टेज 1 की बात कर रहे हैं तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, लेवल 2 की बात कर रहे हैं तो हमारा टिट फॉर टैट म्यूचुअल एक्सचेंज, और लेवल 3 की बात करेंगे तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये लेवल 2 का 3rd स्टेज है, या लेवल 2 का पहला स्टेज है अगर देखें तो, ठीक। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट क्या है, ये तो 1st स्टेज है, हमसे स्टेज 3 पूछा है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, 4th स्टेज है, ठीक है ना, 4th है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या है, 5th स्टेज है। 3rd स्टेज 2nd लेवल है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरी तारीफ करेंगे, आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, इसलिए आप अच्छे नंबर लाइए। तारीफ के लिए बच्चा करेगा जो भी करेगा, क्योंकि उसको गुड बॉय और गुड गर्ल कहा जाए। बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, समाज में इज्जत होगी, नौकरी ले लो, प्रेज मिलेगा, ये है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, जीन प्याजे, और आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में इसलिए आप कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर 5th लेवल चला जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का। आपको सही लग रहा है, या और उससे भी आगे। पोल वाली दीदी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, वो आज बैठ के आइसक्रीम खाएंगी, वो लेके आई है अपनी आइसक्रीम। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जीन प्याजेस थियरी क्रिएशन ऑफ अ, इन जीन प्याजेस थियरी यानी जीन प्याजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता, इसमें सारा खेल वर्ड्स का है। जो वर्तमान स्कीमा है यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उससे आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए नया स्कीमा बनाया गया, मतलब एडजस्टमेंट होकर के नया स्कीमा क्रिएट हुआ है। समझ पा रहे हैं, भाषा समझ पा रहे हैं? तो हम कहेंगे कि जीन प्याजेस थ्योरी क्रिएशन ऑफ a new scheme on account of inability to understand the environment। भैया आप एनवायरमेंट को नहीं समझ पाए, इसलिए एग्जिस्टिंग स्कीमा काम नहीं कर रहा, अब नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो या तो हम पुराने में मॉडिफिकेशन करते हैं, या पुराने में मॉडिफिकेशन करके जब काम नहीं चल रहा तो नया स्कीमा बनाया जाए, जब मजबूरी हो गई एक तरह से, चेंज करें, मॉडिफाई करें, या फिर क्योंकि उसमें फिट नहीं हो पा रही चीजें तो हम नया स्कीमा बनाएं। ये एकोमोडेशन कहलाता है। क्या है ये? समायोजन। अगर नॉर्मली लिखा हो कि आप एग्जिस्टिंग स्कीम में कुछ ऐड कर रहे हैं तो एसिमिलेशन है। जैसे ही असमर्थता की बात आ गई तो एकोमोडेट करेंगे आप, ठीक। एसिमिलेशन इज ऐड करना कुछ भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में। स्कीमा क्या है? स्कीमा सिंपल, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या प्रीवियस नॉलेज है, जो भी आपके दिमाग में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको स्कीमा कह रहे हैं हम। जो भी सूचनाएं आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, आप मुझे देख के पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब आपने स्कीमा में कहीं सेट किया हुआ है कि एक लेट्स लर्न चैनल है, वहां पे हिमांशी है और ऐसे ऐसे हम रात को मजे से डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के स्कीमा में अभी मैं ना हूं, बट आखिर तुम्हें आना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, देखिएगा इस क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। सवा एक सेशन लेंगे, डोंट वरी, मैं भी इंतजार कर रही हूँ नोटिफिकेशन का, है ना, क्योंकि उस टाइम पे आपका ध्यान और अटेंशन पूरी पीक पे रहती है। नहीं तो थियरीज तो मैंने बहुत बार कराई हुई है, तो तब हम समझेंगे, डोंट वरी। और नोट्स में भी आपको मिल जाएंगी ये सब चीजें। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डैश इज अ कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेज एंड इंटरप्ट्स एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। यानी कौन सा एक कॉन्सेप्ट या फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइज करके रखता है और इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को। अभी मैंने बताया कि आप मुझे पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हिमांशी है, इसका मतलब मैं आपके स्कीमा में सेट हूं। तो ये जहां पे ऑर्गेनाइज होगा
कि ये पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, ये सब दिमाग में एक स्कीमा में ही तो ऑर्गेनाइज्ड है ना। आपका एक स्ट्रक्चर है, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है ब्रेन में, उसी को स्कीमा कह रहे हैं हम। ठीक, तो ये कोई एक्सपोजिटरी मॉडल नहीं है, कहीं व्याख्या, एडवांस ऑर्गेनाइजर, सेंसरी रजिस्टर, नथिंग, इट्स सिंपल स्कीमा। और बात किसकी हो रही है? पियाजे की हो रही है। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये कहता है, रश्मि की बात हो रही है कोई आप में से रश्मि? कई सारी रश्मि हमारे पास होंगी, क्योंकि हम लगभग 6000 लोग तो जुड़ ही गए हैं अभी कुछ मिनट में, तो 6000 लोगों में रश्मि होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारतवर्ष में रश्मि नाम कॉमन है। देखिएगा, रश्मि यूजेस अ वैरायटी ऑफ टास्क्स to cater to the different learning potential of learners in her class and often makes groups to facilitate peer learning। ग्रुप्स बनाती हैं प्यारी रश्मि। सुन रही हैं आप सारी रश्मियां? रश्मि क्या करती हैं? एक टीचर हैं और वैरायटी ऑफ टास्क्स का इस्तेमाल करती हैं, यानी कई तरह की चीजें यूज करती हैं पढ़ाने में। बच्चों के ग्रुप्स बनवाती हैं और बच्चे पीयर्स आपस में एक साथ कोऑपरेट करके सीखें, सहयोग करके सीखें। लोग यहाँ हमारे सामने आइसक्रीम खा रहे हैं, हम देखो यहाँ बोले बोले जा रहे हैं, कुछ नहीं बचा है जीवन में अब। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी सपोर्ट्स हर एक्शन? सिंपल बात है, ग्रुप में सीखना, कोऑपरेट करके सीखना, है ना, विभिन्न क्रियाकलाप, यानी बच्चे एक्टिव हैं, तो वो क्या है? ये रचनावाद है। ठीक है, सहपाठियों के साथ सीख रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं। वाइगोस्की को याद कीजिए, आंख बंद करके प्रकट हो जाएंगे वाइगोस्की। फ्रॉइड से क्वेश्चन रेयरली कभी आता है ना, तो सिगमंड फ्रॉइड तो ही नहीं है, और सिगमंड फ्रॉइड के केस में डिफरेंट वर्ड्स वो यूज करेगा। समझ गए या नहीं? क्लियर? चलिए, हाँ, आज हम थोड़े से लेट हैं। लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, बीएफ स्किनर, नथिंग। ग्रुप में सीखना, वाइगोस्की। सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं। समाज और संस्कृति, यानी ग्रुप में रह करके बच्चा बेहतर सीखता है, समाज में रह करके बच्चा बेहतर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी मचान का टेम्परेरी हेल्प। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है? जहां आप अटक रहे हैं वहां कोई आपको हेल्प दे दे। जब आपसे साइकिल नहीं चल रही थी, आप गिर रहे थे, पीछे से किसी ने पकड़ लिया, वो स्कैफोल्डिंग है ना। जब आपको बैट पकड़ना नहीं आ रहा था, किसी ने सिखाया पकड़ना, मतलब हेल्प की आपकी उसको ठीक करने में। ये क्या है? जब आप पेन पकड़ के लिख नहीं पा रहे थे, तो आपका थोड़ा सा पकड़ने का स्टाइल चेंज किया, हेल्प की वहां पे। ठीक है ना? हाँ, चलिए आ जाइए। तो अगर मैं बात करूं, स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है पूछा है, पाड़ का उदाहरण नहीं है, नहीं लिखा है। 3 इडियट वाले कान थोड़े से आगे करेंगे, अवेयर होके सिंसियरली जवाब देने की कोशिश करेंगे। मॉडलिंग स्किल्स की बात तो बेंड्यूरा करेंगे। AR-PR हमने एक सेशन में डिस्कस किया था। ये सारी थियरीज यूट्यूब पे कराई हुई हैं, सबसे ज्यादा, सबसे पहले इन डिटेल पेडागोजी बहुत बार हम कर चुके हैं यूट्यूब पे ही। उसके अलावा बैचेस में होती हैं चीजें, बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि भाई नहीं है मुझे नीड, मैं तो यूट्यूब से ढूंढ ढांड के पढ़ लेती हूँ, या जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं, तो आप मोर देन इनफ चीजें हैं। इतनी पेडागोजी यूट्यूब पे हुई नहीं थी कभी जितनी हम लेट्स लर्न पे कर चुके हैं, तो आप वहां से कर लीजिए, लेकिन पढ़ तो लीजिए कम से कम, है ना। बैचेस में आप हैं तो वहां शांति से कर लीजिए, बट पढ़ लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड एनवीएस के लिए बना देंगे वीडियो, देखिएगा। रोट मेमोराइजेशन, मॉडलिंग स्किल्स फॉर इमिटेशन। अच्छा, यहाँ पे कहा कुछ और जा रहा है। इन्होंने पूछा है पाड़ का उदाहरण नहीं है, अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना। देखो, मॉडलिंग स्किल में क्या होता है? आप दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं। मान लीजिए लिखते कैसे हैं, ये किसी ने करके दिखा दिया, तो ये तो फिर हेल्प हो गई। उस केस में ये बात चल जाएगी, है ना, उस केस में ये बात चल जाएगी। पहली नजर में मेरा ध्यान इस पे बेंड्यूरा को लेकर ही गया था, तो ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। ठीक है ना। रोट मेमोराइजेशन, रटना स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं हो सकता कि आपको कोई हेल्प करे रटने में, तो वो कोई हेल्प नहीं है, वो बर्बादी है। ठीक। प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, आपको हिंट दी जाए, है ना, हिंट दी जाए, तो हिंट क्या है? इशारा है, संकेत है, तो ये भी टेम्परेरी मदद है स्कैफोल्डिंग। पीयर ट्यूटरिंग, आपको समझ नहीं आ रहा, आप किसी दोस्त के पास चले गए, भाई ये टॉपिक तू मुझे समझा दे, मैं तुझे समझा देती हूँ, क्योंकि पेपर से एक रात पहले बहुत अच्छा समझ में आता है, तो ये भी स्कैफोल्डिंग का ही उदाहरण है। तो ये भी स्कैफोल्डिंग का उदाहरण, ये भी और ये भी, लेकिन रटना जो है वो किसी स्कैफोल्डिंग के तहत नहीं आता। मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, ये तो आपको पता ही है मेरा नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट depict appropriate strategies for learning in a constructivist classroom, यानी निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? संरचनावादी लोग कौन है? पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, ब्रूनर हैं, तो ये लोग क्या नहीं मानेंगे? संरचना का मतलब है जहां बच्चा एक्टिव हो, और इन्होंने पूछा है क्या नहीं है उपयुक्त,
मतलब जहां पे बच्चा नहीं एक्टिव होगा वही उपयुक्त नहीं है, वही हमारा आंसर है। एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, इसमें बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, ज्ञान का सक्रिय रूप से सृजन करेगा जब वो बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रोत्साहन करे, यानी टीचर मतलब बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देखना सिखाए, बस एक नजर से ना देखे चीजों को, है ना। ग्रुप कोलैबोरेशन, जब बच्चे समूह में काम कर रहे हो, हाँ वाइगोत्स्की भी ऐसा कहते हैं, और रचनावाद में एक्टिविटी की बात होती है, यानी बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, जो कि यहाँ है, बच्चा एक्टिव है। एक्सपेरिमेंटेशन करे, प्रयोग करे, बच्चा एक्टिव है। लेकिन ड्रिल एंड रिकॉल में बच्चा बाहर से दिखने में एक्टिव हो सकता है, लेकिन इसे रटना कहेंगे एक तरह से कि भैया बार बार 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, वो कहां से आया, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, कुछ नहीं। तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आएगा, आप इसको अच्छा मान सकते हैं। ड्रिल एंड रिकॉल स्पेशली, यानी बस रिकॉल कर लो, जो रट्टा लगाया था उसको याद कर लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये रोट लर्निंग हो जाएगी एक तरह से, ये बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं है नॉलेज की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। ये कहता है हु डिसमिस्ड द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, कोई सामान्य बुद्धि जैसी चीज नहीं होती। सामान्य बुद्धि की बात किसने की थी, एल्फ्रेड बिने ने की, या अगर हम देखें स्पीयरमैन ने तो स्पेसिफिकली ही की कि एक सामान्य बुद्धि होती है। एंड डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के कई प्रकार दिए कि भैया बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई सामान्य एंटिटी नहीं है कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश में भी हो गए, आप डांस में भी हो गए, हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, जनरल नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। जब पोल वाली दीदी होती है तब आप बहुत खुश रहती हैं, ये हंसी असली वाली दोस्ती, ओह अच्छा ये होती असली वाली दोस्ती। ध्यान लगा लो यहाँ पढ़ने पे, है दोस्ती में बहुत फोकस है। देखो एक बार, पोल वाली दीदी अपने आप में एक डोरेमोन है, इसे देख के अपने आप हंसी आती है मुझे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें तो चार्ल्स स्पीयरमैन जी नहीं, ये तो जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, और यहाँ बात हो रही है किसने नकारा है जनरल इंटेलिजेंस को। एल्फ्रेड बिने, ये भी सिंगल एंटिटी मान रहे थे बुद्धि को, और इसको भी नकार दिया। थियोडोर साइमन, ये भी इन्हीं के साथ थे। हार्वर्ड गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक, क्या है इनकी बुक है, 1983 में आई थी। इन्होंने कहा बुद्धि कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, कई प्रकार के बुद्धिमान लोग हो सकते हैं। आप रीजनिंग में या मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, आप गाने में अच्छे हो सकते हैं, आप बोलने में अच्छे हो सकते हैं, आप खुद को समझने में अच्छे हो सकते हैं, दूसरों को समझाने में अच्छे हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, 8 प्रकार की बुद्धि। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गार्डनर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, देख रहे हो कंस्ट्रक्टिविज्म पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद, जहां बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, 100% सक्रिय होगा। दूसरा मीनिंगफुल लर्निंग हो रही होगी, अर्थपूर्ण अधिगम, बच्चा अपने जीवन से जोड़ करके चीजें सीख रहा होगा, मीनिंगफुल लर्निंग हो रही होगी। ये 2 चीजें तो निश्चित है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो शुड बी एम्फेसिस, किस बात पे में ध्यान, एक संरचनावादी कक्षा में या रचनावादी कक्षा में। पहला ऑप्शन, लाइक शेयर करना भूल गए हो, आज बोलना भूल जाती हूँ तो आप करना भूल जाते हो, कमाल। पेपर में भी ऐसा ही करना। देखिएगा, अगर हम बात करें समेटिव असेसमेंट की, तो इसमें तो बच्चा एक्टिव नहीं होता, ये जजमेंट के लिए होता है। फॉर्मेटिव इज गुड, यहाँ पे एक्टिविटीज होंगी डिफरेंट तरह की। समेटिव में पेपर पेंसिल टेस्ट होगा, तो फॉर्मेटिव जो है संरचनात्मक मूल्यांकन, इसमें बच्चा एक्टिव होता है डिफरेंट तरीके से, कभी पोर्टफोलियो से, कभी किसी और एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे को जांच रहे हो, ठीक है ना, बच्चा एक्टिव है फॉर्मेटिव में। सिंगुलर असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं, फ्लेक्सिबल चाहिए हमें, एक तरीका नहीं चाहिए, मानकीकृत नहीं चाहिए, तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, किसकी बात हो रही है, वाइगोत्स्की की। और वाइगोत्स्की का एक प्यारा क्वेश्चन जो हमेशा आता है, प्राइवेट स्पीच, हमेशा समझते हैं, हमेशा विदाउट एक्सेप्शन, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसा साल नहीं है जब नहीं पूछा हो वाइगोत्स्की सीटेट में। रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी वाक, जब बच्चा खुद से बात करे, निजी संवाद, है ना। निजी संवाद क्या हो सकता है, मैं बात करूं, अरे ये तो कितनी अच्छी है ये बुक, है ना, इसके पेज ऐसे अच्छे, इसकी बोट भी तो बना सकती हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया निजी संवाद मेरा, मैं खुद से बातें कर रही हूँ, ठीक है ना। कुछ और पकड़ती हूँ, ये मैं दिखा नहीं सकती, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मतलब आप मान लीजिए घर बना रहे हैं, है ना, आपको 4 सेल मिले और आप घर बना रहे हैं, अब आप खुद से बातें कर रहे हैं, और 3 से 6 वर्ष के हैं आप, प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष में होती है कि इसको इसके ऊपर रखूंगी, अरे ये तो गिर रहा है बार बार, है ना, खुद से बातें कर रहे हैं। ये खुद से बातें करना मतलब आप खुद को दिशा दे रहे हैं कि आपको कैसे कोई काम करना है।
सेल्फ रेगुलेशन या डायरेक्शन कहते हैं वाइगोस्की इसको। तो इज इंडिकेटिव ऑफ चिल्ड्रंस ईगोसेंट्रिज्म, ये पियाजे ने बात की है। बात किसकी हो रही है यहाँ? वाइगोस्की की बात हो रही है। तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन है हिंडर्स चिल्ड्रंस एक्शंस एंड बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि क्रियाकलाप और व्यवहार को अवरोध करती है ये, बल्कि हेल्प करती है आपको अपने आगे की तरफ एक्शंस लेने के लिए, ठीक है ना, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर व्हाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क्स, यानी जटिल कार्य करते समय बच्चों को अपनी थिंकिंग को, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने में, डायरेक्शन देने में, दिशा निर्देश देने में हेल्प करती है प्राइवेट स्पीच। आप देखते हैं ना, प्रॉब्लम में भी होते हैं या पेपर में भी होते हैं, तब भी आप खुद से बातें कर रहे हैं, अरे ये पढ़ा था अच्छा ऐसे नहीं ऐसे था, खुद से बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं अपने एक्शंस को। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि ये संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता, फिर कहां बाहर हाथ पे लेके घूमते हैं हम संज्ञान। संज्ञान क्या है? हमारी जितनी भी मेंटल स्किल्स हैं तो वो दिमाग में तो होंगी, इंटरनलाइज्ड ही तो होंगी, बाहर कहां होंगी? बाहर तो उसको शो करेंगे हम। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डॉल, कई लोगों की फेवरेट डॉल। देखिएगा, डॉल्स, पापा की परी, डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस या पापा का परा, डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद गर्ल्स व्हाइल कार्स एंड ब्लू ड्रेसेस, कार्स एंड ब्लू ड्रेसेस, नीले रंग की जो ड्रेसेस हैं और कार्स हैं, आर यूजुअली एसोसिएटेड विद बॉयज। ऐसा होता है समाज में, फैक्ट है, रियलिटी है। ठीक, समझिएगा क्या कहा जा रहा है। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है। अगर कोई लड़का गुड़िया से खेलने लगे तो घर वालों के सर में दर्द भी हो सकता है ना, और पिंक कलर अगर पसंद आए उसको तो भी सर में दर्द हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है, जोड़ा जाता है लड़कों को नीले कपड़े और कारों से और गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है। अब कई लोग कहेंगे ऐसा ही तो होता है, तो नेचुरल बात है ना, लड़कों को तो ऐसे ही कार्स ही तो पसंद होती हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल एनवायरनमेंट है। अगर ऐसा है भी, अगर हम इसको सामान्यकरण में देखें, जनरलाइज्ड वे में देखें, हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कार नहीं पसंद हो सकती है या उनको ब्लू कलर नहीं पसंद हो सकता है, वाइस वर्सा लड़कों के केस में भी उल्टा हो सकता है। तो ये कोई फैक्ट नहीं है इसमें। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है, अपने आसपास एग्जांपल्स दिख रहे हैं कि अरे लड़के अच्छी गाड़ियां चला रहे हैं, उसका रीजन क्या है? एनवायरनमेंट, है ना, उसका मेजर रीजन एनवायरनमेंट। दूसरा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सारे लड़के अच्छी गाड़ी नहीं चलाते, नहीं तो एक्सीडेंट होते ही नहीं। ठीक, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कुछ हेरिडेटरी है या हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि आप समाज में एग्जांपल ऐसे देख रहे हैं और कई लोग तो पढ़ा भी ऐसे देंगे, महान टीचर्स हैं हमारे यहाँ, है ना। तो ये सिंपल क्या है? स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर रूढ़िबद्धता है। ये हमने इतनी बार, एक झूठ भी इतनी बार बोला जाए ना, रिपीट किया जाए अगर खूब अच्छे से, तो वो भी सच लगने लगता है, ये वैसा ही है ना। जेंडर रूढ़िबद्धता, ये लिंग रूढ़िबद्धता है, क्योंकि इतनी बार ये चीज रिपीट हुई है कि अब दिमाग में बैठ गई, हाँ ऐसा ही तो होता है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है। एक नंबर लेना है तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, वैसे भी जीवन में ठीक कर लीजिएगा अगर आप थोड़े से बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, जो थोड़ा प्रोग्रेसिव हो, प्रगतिशील चिंतन रखता हो, ठीक है ना। कॉन्स्टेंसी होती है कि आप जेंडर ऐसे चेंज नहीं कर सकते जैसे आप कपड़े चेंज करते हैं। एम्पावरमेंट आप समझते ही हैं, किसी भी लिंग को ऊपर लेके जाना, मतलब दबाव में ना रहे वो, ठीक। डाइवर्सिटी इज डिफरेंस, विभिन्नता। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आगे से कोई कहे तो उसको समझाना कि फालतू बातें नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उसके दो तीन बहुत सारे रीजन है। अगर आप बात करेंगे ना, जैसे कोई पिंक कलर पे बात कर रहा है या चलाने पे, ड्राइविंग पे बात करेगा, उसका एक रीजन कंडीशनिंग है, सोशल कंडीशनिंग जो समाज ने की है ना। एक रीजन उसका स्टीरियोटाइपिंग है। वो स्टीरियोटाइपिंग में तो फिर सब कुछ ही आ गया, चाहे वो कंडीशनिंग हुई, चाहे वो फिर हमारे प्रैक्टिस और एफर्ट और एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कितनी हुई है किसी चीज को लेकर के, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो असर्शन की जब हम बात कर रहे हैं और रीजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो कथन और कारक की जब हम बात कर रहे हैं, इस बार के फेवरेट क्वेश्चंस में से है ये। इस बार बहुत इस तरह के क्वेश्चंस आए, समझिएगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट असर्शन की, कथन की, तो ये कहता है एजुकेशन फेल्स द चाइल्ड व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन मोर और लेस द सेम वे इट वाज रिसीव्ड। जब एजुकेशन फेल हो जाती है, मतलब हम बच्चे को सिखाने में असमर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, जब हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे तुम्हें रटवाया गया है वैसा ही उगल दो, वैसा ही लिख दो, छाप दो कॉपी में, रट लो इसको, ये क्या है? एजुकेशन फेल हो गई। बिल्कुल सच बात है भाई। वो अगर आपसे सेम क्वेश्चन भी किया जाए तब भी दो लोग उसका जवाब अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। अभिषेक, लाइक शेयर करते रहो अभिषेक। रीजन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग।
नेक्स्ट इसका रीजन क्या दिया है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है या द्योतक है ना। तो द्योतक कैसे है भाई? ये एक लाइन में कहा है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें यानी रटें। तो ये तो ट्रू है भाई, शिक्षा फेल हो गई अगर आप रटने की बात कर रहे हैं। बट इसका रीजन क्या दिया है? इसका रीजन दिया जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है यानी मीनिंगफुल लर्निंग है। अगर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आपने कोई नंबर रटा और उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, अपना कोई थॉट नहीं लगाया, हालांकि नंबर के केस में तो सेम ही चलेगा, तो आप मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हैं। ये तो फॉल्स है ना, ये तो फॉल्स है। ये तो वैसा हो गया कि मीठा खाना बुरी बात है और खुद बैठ के मिठाई का पूरा भंडार लगा करके बैठे हैं। तो ये रीजन गलत है इसका, पहले वाला सही था। तो हम कहेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सही है और रीजन भी सही है। रीजन सही होता तो फिर आंसर ये हो जाता। समझ पा रहे हैं या नहीं बताइएगा? है तो फिर हमारी मैम ने ऑडियो खरीदी। अब देखो शैलजा दिल पे ले गई है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 खरीदी भी और खरीदी का तो पता नहीं, बट हाँ 23-24 हजार चला दी एक साल में, इसका मतलब यूज की है ना, रखने के लिए नहीं खरीदी सिर्फ। देखिएगा, अगर हम बात करें दिल्ली में, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अगर हम बात करते हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स का रोल क्या है संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की भूमिका की जब हम बात कर रहे हैं, बताइएगा। पहला ऑप्शन है बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पैसिव। भैया कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है। स्टूडेंट्स आर एक्टिव बट टीचर्स आर पैसिव। क्यों? दोनों ही एक्टिव होकर के एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, टीचर को पैसिव क्यों करना है? बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, तभी तो रचनावादी कक्षा है ना, वो जहां एक्टिविटी हो रही है। टीचर इज एक्टिव बट बच्चे पैसिव हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।